हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना विकास कुमार एजुकेशनल चैनल एम ओप एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर पहला विन्यास आरएस विन्यास कंप्लीट कर लिया है। आज हम नेक्स्ट विन्यास देखेंगे डीएल विन्यास। तो आप एक बार हेडिंग लगाना, उसके बाद हम देखते हैं कि डीएल विन्यास क्या होता है। डीएल विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। डीएल विन्यास क्या होता है? सबसे पहले तो आप एक पॉइंट ध्यान में रखना कि ये विन्यास दर्शाते कौन है। ये विन्यास कार्बोहाइड्रेट एंड एमिनो एसिड्स दर्शाते हैं। तो आप लिखना है यहां पे ये विन्यास सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट एंड एमाइनो एसिड दर्शाते हैं, ठीक है। इसके बाद डीएल विन्यास की शर्त क्या होगी, ठीक है। तो आप लिखना शर्त। शर्त क्या होगी? डीएल विन्यास के अनुसार डीएल विन्यास कौन से यौगिक दर्शाएंगे? जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के अनुसार लिखे हुए हों और जो एक गोल्डन रूल है उसका पालन करे। तो आप लिखना डीएल विन्यास डीएल विन्यास फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले वाले यौगिक दर्शाते हैं जो गोल्डन रूल का पालन करे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि गोल्डन रूल क्या होता है। तो आप हेडिंग लगाना गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल का पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि कार्बन युक्त समूह फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा पर होने चाहिए। तो आप लिखना कार्बन युक्त समूह फिशर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के वर्टिकल लाइन पर होनी चाहिए, ठीक है। पहला नियम क्या है कि कार्बन युक्त समूह फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के वर्टिकल लाइन पर होने चाहिए। यदि वर्टिकल रेखा पर नहीं होंगे तो हमने बता दिया था कि वो सम संख्या यानी इवन नंबर के अंदर हम उनके अंदर इंटरचेंज करके उसको वर्टिकल रेखा पर ला सकते हैं। होने चाहिए, इसी के अंदर लिख लो आप, यदि वर्टिकल लाइन पर ना हो तो यदि वर्टिकल लाइन पर ना हो तो इवन नंबर में इंटरचेंज करके
वर्टिकल में लाना है। ठीक है, जैसे यहां हमारे पास है CSO, यहां है हाइड्रोजन OH और CH3, ये हमारे पास कोई एग्जांपल है। ठीक है, इसके अंदर कार्बन, एक कार्बन तो ऊपर है वर्टिकल रेखा के अंदर, बट ये वाला कार्बन वर्टिकल रेखा में नहीं है, तो इसको वर्टिकल रेखा में लाना है। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले इन दोनों के अंदर इंटरचेंज करते हैं हम, तो क्या बनेगा, ये CHO, ये OH, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3। ठीक है, ये भी वर्टिकल रेखा के अंदर आ गया, बट इन दोनों का क्या हो गया है, विन्यास अलग अलग हो गया है। विषम संख्या में हमने इंटरचेंज किया है तो विन्यास अलग अलग हो गया है। विन्यास समान रखने के लिए हम सम संख्या में इंटरचेंज करेंगे, यानी एक बार इंटरचेंज इन दोनों के मध्य करते हैं। तो एक बार विन्यास करने पर क्या हो जाएगा, ये इधर H आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा, ये इधर CHO है ही, इधर CH3। तो दोस्तों एक बार इसे नोट करना आप। इसके बाद मैं आपको सेकंड नियम बताता हूं। हाँ दोस्तों, गोल्डन रूल का सेकंड नियम क्या है। सेकंड नियम कहता है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था वाला, यानी मोर ऑक्सीडेशन नंबर वाला यौगिक फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के टॉप पर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला यौगिक फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के टॉप पर होना चाहिए। एग्जाम्पल देखना कि सबसे कम CH3, उसके बाद CH2OH, उसके बाद CHO, उसके बाद COOH। इधर से इधर जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। यानी ये समूह एक साथ दिए हुए हों तो सबसे पहले टॉप पर किसको लिखेंगे हम, COOH को, उसके बाद CHO को, उसके बाद CH2OH को, उस लास्ट के अंदर CH3 को। जैसे आप एग्जांपल देखना इसका कि किस प्रकार ये टॉप पर आएगा। जैसे हमारे पास है यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ CH3 है, यहाँ CHO है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट नियम तो फॉलो कर रहा है कि कार्बन कार्बन वाले यौगिक ऊर्ध्व रेखा में होने चाहिए, तो इसके अंदर ऊर्ध्व रेखा में है, बट ये सेकंड नियम फॉलो नहीं कर रहा है। इसके लिए हम इन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड नियम के अनुसार ज्यादा है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड नियम के अनुसार कम है। तो हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे सम संख्या में इंटरचेंज करके। ठीक है, सम संख्या में इंटरचेंज करके हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो इसका विन्यास भी नहीं बदलेगा और यौगिक सेम ही रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम इन दोनों के अंदर इंटरचेंज करवाते हैं, तो यौगिक क्या बनेगा, ये CHO ऊपर चला जाएगा और ये CH3। ठीक है, इसके बाद एक बार इंटरचेंज और करवाते हैं। एक बार इंटरचेंज H और OH के मध्य होगा, तो इधर OH आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, इधर CH3 है ही, इधर CHO है ही। ठीक है, तो दोस्तों आप सेकंड नियम नोट करना। इसके अंदर हम देखते हैं तो ये वाला और ये वाला दोनों यौगिक क्या है, सेम है, क्योंकि इन दोनों के अंदर क्या हुआ है, सम संख्या में इंटरचेंज हुआ है, सेम कंपाउंड, सेम कंपाउंड से ये दोनों। ठीक है, तो एक बार आप इसे नोट करना। इसके बाद मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के अंदर डीएल विन्यास बताऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे एमिनो एसिड्स के अंदर डीएल विन्यास। तो एक बार आप इसे नोट करो। हाँ दोस्तों, अब आप हेडिंग लगाना कार्बोहाइड्रेट में डीएल विन्यास। कार्बोहाइड्रेट में DIL
विन्यास। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर डीएल विन्यास किस प्रकार होगा। उसके लिए हमारे पास दो प्रकार के यौगिक होंगे। यदि एक ही किरेल केंद्र उपस्थित हो, तो पहले आप देखना, यदि यदि एक ही किरेल केंद्र होगा तो उसके अंदर डीएल विन्यास किस प्रकार होगा। तो आप इसका एग्जाम्पल देखना, उन दोनों एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपको डीएल विन्यास क्लियर करना बताता हूं। तो लिखना आप एग्जाम्पल, इधर है OH है, इधर H है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CHO है। ठीक है, और ये क्या हो गया यहाँ पे किरेल केंद्र। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, इधर H है, इधर OH है, इधर CH3 है, इधर CHO है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, वैसे तो दर्पण प्रतिबिंब है। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि डी विन्यास किसके अंदर होगा और एल विन्यास किसके अंदर होगा। डी और एल विन्यास देखने के लिए हमें OH समूह देखना होगा, ये वाला OH समूह देखना होगा किसकी स्थिति कहां पे है। डी विन्यास के अंदर यदि ये OH समूह राइट साइड के अंदर जुड़ा हुआ हो, किरेल केंद्र के राइट साइड में जुड़ा हुआ, तो इसके अंदर क्या होगा, डी विन्यास। ठीक है, और यदि ये वाला OH समूह है किरेल केंद्र के लेफ्ट साइड में जुड़ा हुआ हो, तो इसके अंदर क्या होगा, एल विन्यास। यानी आप एल से एल ध्यान रख सकते हो और आर से डी हो जाएगा फिर। ठीक है, और डीएल विन्यास बताने के लिए ये हमारे पास जो संरचना दी हुई हो वो गोल्डन रूल को फॉलो करनी चाहिए। तो एक बार आप इसे नोट करना एग्जांपल्स को। अब हमारे पास मान लो एक यौगिक दिया हुआ है CH3OH H और CH। ठीक है, ये हमारे पास कोई यौगिक दिया हुआ है, इसको हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये गोल्डन रूल का फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो इसे गोल्डन रूल के नियम के अनुसार सेट करते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम इन दोनों के अंदर इंटरचेंज करवाते हैं। तो क्या जाएगा, CHO, यहाँ जाएगा CH3, यहाँ जाएगा H और यहाँ जाएगा OH। ठीक है, ये तो एक बार इंटरचेंज। दूसरी बार इंटरचेंज कराने पर हमारे पास यौगिक प्राप्त होता है, दूसरी बार इन दोनों के अंदर। तो इधर तो क्या जाएगा OH और इधर क्या जाएगा H, यहाँ CH3 और यहाँ CHO। ठीक है, इसको हमने गोल्डन रूल के अनुसार सेट कर लिया है। अब हम देखेंगे केरल सेंटर, इस यहाँ पे हो गया ये केरल सेंटर। अब हम देखेंगे OH समूह केरल सेंटर की कौन सी साइड में आ रहा है। तो हमें देखने पर पता लग रहा है कि ये कौन सी साइड में है, लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड में तो कौन सा विन्यास होगा, एल विन्यास। तो एक बार आप इसे नोट करना। इसके बाद में यदि एक से अधिक किरेल के अंदर दिए हुए हों तो उन यौगिकों के अंदर हम डीएल विन्यास किस प्रकार बताएंगे। तो आप हेडिंग लगाना, यदि एक से अधिक केल केंद्र हो, यदि एक से अधिक किरेल केंद्र होंगे तो उनके अंदर हम डीएल विन्यास किस प्रकार बता देंगे। ठीक है, तो आप इसका एक एग्जांपल के द्वारा समझना। यहाँ पे है CHO, ठीक है, यहाँ है CH2OH,
यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ। ये संरचना किसकी है? ग्लूकोज की। ठीक है, तो एक बार आप एक दो एग्जाम्पल और लिखना पहले। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। इनके अंदर हम बताते हैं कि डी या एल विन्यास में से कौन सा विन्यास होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसके अंदर कैरल सेंटर देखते हैं कि कितने किरेल केंद्र है। इसके अंदर एक है, दो है, तीन और चार। कितने किरेल केंद्र है? चार। इन सभी में कितने कितने हैं? चार। इसमें भी कितने हैं? चार। ठीक है, चार किरेल केंद्र है। हम प्रत्येक किरेल केंद्र पर विन्यास देखते हैं कि कौन से किरेल केंद्र पर विन्यास कौन सा होगा। तो यहाँ पे OH समूह है, राइट साइड के अंदर है तो विन्यास कौन सा आ जाएगा? डी। यहाँ पे लेफ्ट में है तो विन्यास कौन सा आ जाएगा? एल। यहाँ पे डी और यहाँ पर बी, डी। ठीक है, यह देखते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर है तो एल, यहाँ डी, यहाँ एल और यहाँ बी, एल। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा विन्यास आएगा? डी, एल, डी और एल। यानी प्रत्येक केएल केंद्र पर विन्यास देखते हैं तो इस प्रकार हमारे को विन्यास प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर डीएल विन्यास बताने के लिए हमें कौन सा किरेल सेंटर देखना होगा कि हम इसके अंदर डी या एल विन्यास बता पाए। तो उसके लिए आप एक लाइन ध्यान के अंदर रखना कि यदि हमारे पास एक से अधिक किरेल केंद्र दिए हुए हो और उसके अंदर डीएल विन्यास बताना है तो हमें सबसे बॉटम, यानी सबसे बॉटम का कार्बन देखना होगा, ये कैरल सेंटर देखना होगा जिसके ऊपर जो विन्यास उपस्थित होगा वही इस यौगिक का विन्यास होगा। तो इसके अंदर क्या है? सबसे बॉटम वाले कार्बन या सबसे बॉटम वाले किरेल केंद्र का विन्यास क्या है? डी। तो इसके अंदर कौन सा विन्यास आ जाएगा? डी। और ये हमारे पास किसकी संरचना है? ग्लूकोज की, तो हम इसे बोलते हैं डी ग्लूकोज। ठीक है, इसी प्रकार इसका यह एल, तो इसे हम बोलते हैं एल ग्लूकोज। ठीक है दोस्तों, उसके उसके बाद हम इस वाले यौगिक को देखते हैं। इसके बॉटम वाले किरेल केंद्र के अंदर एल विन्यास प्राप्त हो रहा है तो इस पूरे यौगिक का विन्यास भी कौन सा होगा? एल विन्यास। ठीक है, यानी इन दोनों संरचनाओं को हम अब ध्यान से देखते हैं तो ये दोनों संरचनाएं हमारे को एक दूसरे के मिरर इमेज प्राप्त होते हैं। तो हम एक लाइन बोल सकते हैं इससे कि ग्लूकोज का डी रूप तथा एल रूप दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज होते हैं। तो एक बार आप इसे नोट करना। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एमिनो एसिड्स के अंदर डी या एल विन्यास। हाँ दोस्तों, अब आप हेडिंग लिखना, एमिनो एसिड्स के अंदर डीएल विन्यास। एमिनो एसिड्स में डी या एल, एमिनो एसिड्स में डी या एल विन्यास। ठीक है, तो उसके लिए आप एग्जांपल देखना। हमारे पास है COH और यहाँ क्या आ जाएगा? CH2OH। इधर आ जाएगा NH2 समूह है, इधर क्या आ जाएगा? H। ये हमारे पास क्या होगा? एमाइनो एसिड्स। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास NH2, इधर आ जाएगा H, इधर CH2OH और इधर COO। ये दोनों क्या है, एमाइनो एसिड्स। तो अब हम पहले वाले के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर डी विन्यास है या एल विन्यास है। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि ये NH2 समूह है कि ये वाला NH2 समूह किस दिशा के अंदर जुड़ा हुआ है। ये हमारे पास कैरल सेंटर से राइट साइड के अंदर है, तो इसके अंदर कौन सा विन्यास होगा, डी विन्यास या डी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और ये वाला NH2 समूह है इसके राइट साइड लेफ्ट साइड के अंदर जुड़ा हुआ है, तो इसके अंदर कौन सा जाएगा, एल विन्यास या एल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है दोस्तों, यानी हमें एमिनो एसिड्स के अंदर डी या एल विन्यास बताना है तो हमें NH2 समूह देखना होगा कि वो कैरल सेंटर से किस दिशा के अंदर जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास एमिनो एसिड्स के अंदर डी या एल विन्यास। इसके बाद हम देखेंगे इरिथ्रो एंड थ्रियो यौगिक। हाँ दोस्तों, अब आप हेडिंग लगाना इरिथ्रियो इरिथ्रियो एंड थ्रियो इरिथ्रियो एंड थ्रियो कंपाउंड्स। इरिथ्रियो एंड थ्रियो कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो पॉइंट है। तो आप पहला पॉइंट शर्त लगा के लिख लेना, वो दोनों शर्त क्या है इरिथ्रियो और थ्रियो यौगिक होने की। पहली शर्त है यौगिक में दो किरेल केंद्र होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी शर्त क्या है कि दोनों किरेल सेंटर पर एक समूह उभयनिष्ठ होना चाहिए। दूसरी शर्त लिखना हम, दोनों किरेल केंद्र पर कम से कम एक समूह उभयनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, अब आप एग्जांपल देखना और उसके अंदर बताना इरिथ्रियो एंड थ्रियो। यहां जाएगा CHO, ये हुए दो किरेल केंद्र, इधर आ गया OH और इधर आ गया OH, इधर H और इधर H, यहाँ CH2OH। ठीक है, एक यौगिक तो ये हो गया। दूसरा यौगिक है हमारे पास, इधर OH है, इधर H है, इधर OH है, इधर H है, यहाँ CHO है, यहाँ CH2OH है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर उभयनिष्ठ ग्रुप क्या है। इसके अंदर उभयनिष्ठ ग्रुप OH भी है और H भी है, इसमें भी OH OH OH। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यदि उभयनिष्ठ समूह एक दिशा के अंदर आई तो वो वाला यौगिक तो क्या होगा, इरिथ्रियो। यानी इसके अंदर दोनों OH समूह या दोनों H समूह एक ही दिशा के अंदर आ रहे हैं तो ये तो क्या हो जाएगा, इरिथ्रियो। और इसके अंदर दोनों उभयनिष्ठ समूह अलग अलग दिशा के अंदर आ रहे हैं, यानी अलग अलग डायरेक्शन के अंदर आ रहे हैं, तो इसके अंदर कौन सा विन्यास होगा, ये कौन से कंपाउंड होंगे, थ्रियो कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।